हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके स्टडी बाय केएम पर। आज का ये वीडियो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, जो भी टर्म्स है, उनको आज हम देखेंगे। राम मंदिर का भूमि पूजन 3 या 5 अगस्त को, जो कल बैठक हुई थी राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर, उन्होंने जो डेट डिसाइड की वो है 3 या 5 अगस्त के आसपास। वहाँ पर 101 फीट 161 फीट होगी मंदिर की ऊंचाई। पहले 128 थी, अभी 161। 5 गुंबद बनाए जाएंगे मंदिर के ऊपर, और 3.5 मतलब 3.5 साल में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद लोगों ने कही मायावती बोली राजस्थान में लागू हो राष्ट्रपति शासन। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की प्रमुख मायावती ने कहा कि गहलोत ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। मतलब उनका कहना है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और हमारे लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन तो राष्ट्रपति शासन क्या होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में ये उपबंध किया गया है कि भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति को लगे कि वहाँ की राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक अपना काम नहीं कर रही, या किसी राज्य में बहुमत की सरकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 365 के मुताबिक यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देश, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो निर्देश देती है, अनुच्छेद 365, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई निर्देश देती है और उसको अगर राज्य सरकार उसको नहीं मानती है, उसके हिसाब से चलती है, तो अनुच्छेद 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यहाँ पर एक और टर्म है दल बदल कानून। दल बदल कानून अभी दल बदल कानून क्या है कि जब संविधान बनने के बाद संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद एक अनुसूची आई 10वीं, जो कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में उसके थ्रू 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दसवीं अनुसूची का जो संबंध है वो दल बदल विरोधी कानून से है। इसमें ये बंद किया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल, मतलब कोई जैसे सांसद है या विधायक है, अगर वो एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जाता है और वहाँ पर अगर किसी जांच में अगर वो दोषी पाया जाता है, तो उसको अयोग्य घोषित, डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है। इस तरह की उपबंध है इसके अंतर्गत।
फिर साइकिल की ओर घूम रहा चाहत का पहिया। कहने का ये इस आर्टिकल का मतलब यही है कि लॉकडाउन में जो कार वगैरह रहती है उनकी आवाजाही बहुत कम, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा, तो ऐसे में साइकिलों की कीमत और उसकी मांग बहुत ज़्यादा हो रही है। फ्रांस में 15वीं शताब्दी के सर्च में लगी आग। यहाँ पर फ्रांस की राजधानी हमको देखनी तो वो है पेरिस, और जो सर्च होता है वो क्रिश्चियंस रिलीजन्स की पूजा स्थल था। यहाँ पर एक और आर्टिकल है, उपराज्यपाल के पास विशेष शक्तियों के इस्तेमाल का विकल्प। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच में कुछ विवाद चल रहा है पिछले बहुत समय से। बैजल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मंत्रिमंडल का फैसला, मंत्रिमंडल का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 74 में है, 1 हफ्ते के भीतर बता दिया जाए। अगर दिल्ली मंत्रिमंडल पुलिस के अनुरोध से सहमत नहीं होता है तो उपराज्यपाल के पास संविधान के अनुच्छेद 239 239 ए फॉर 239 ए फॉर इसके अंतर्गत अपनी विशेष शक्तियों के इस्तेमाल करने का विकल्प होगा। ये उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है अपने पत्र में। वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो है वायरलेस फिडेलिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 तारीख तक बढ़ाई गई। 31 जुलाई तक चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से देश में आगामी चुनावों के दौरान प्रचार पर उनके विचार और सुझाव मांगे हैं। इसका कारण यह है कि कोविड-19 महामारी अभी भी जारी है। यहाँ पर एक टर्म से वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक स्वायत्त निकाय है, स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए इसका गठन किया गया। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ये राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो भी चल रहा है, जो हमारे लिए इतने ज़रूरी नहीं है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आदित्य ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के एक युवा नेता शिवसेना के। यहाँ पर राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की विसात। यहाँ पर जो राम मंदिर है, किस तरह से बाबरी मस्जिद बना, किस तरह से उसको ढहाया गया, फिर जो नया फैसला आया, उन सब की एक डेट दे रखे जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तारीखों के आईने में अयोध्या विवाद। अयोध्या में एक 1528 अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी, इसलिए यह बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। 1853 में हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ।
इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई 1853 में। 23 दिसंबर 1949 को विवादित इमारत के केंद्रीय स्थल पर भगवान राम की मूर्ति का प्राकट्य हुआ। इसके बाद उस स्थान पर हिंदू नियमित रूप से पूजा करने लगे। मुसलमानों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया 23 दिसंबर 1949 को। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल का ताला खोलने और मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया और एक समिति का गठन किया। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दी। ताला खोला गया। नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी 1 फरवरी 1986 को। 9 नवंबर 1989 में क्या हुआ? तत्कालीन जो पीएम थे राजीव गांधी की सरकार में विवादित स्थल के नज़दीक शिलान्यास की इजाज़त दी। फिर 30 अक्टूबर 1990 विहिप के आह्वान पर अयोध्या पहुंचे कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर फहराया भगवा झंडा। सुरक्षा बलों की फायरिंग में कई कार सेवक हताहत हुए। फिर 2 नवंबर 1990 को विवादित स्थल की ओर बढ़ते कार सेवकों पर सुरक्षा बलों ने फिर गोलीबारी की और 6 दिसंबर 1992 हजारों की संख्या में, जब 6 दिसंबर 1992 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचा ढहा दिया गया। अस्थायी राम मंदिर बना। अस्थायी 6 दिसंबर 1992 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा किया। उस समय इन्होंने ये वादा किया। जुलाई 2005 आतंकवादियों ने विस्फोट से भरी जीप का इस्तेमाल कर, 2005 की बात है, विवादित स्थल पर आत्मघाती हमला किया। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। 21 मार्च 2017 को फिर एक नई डेट आती है। 21 मार्च 2017, 2005 की बात। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की पेशकश की। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस थे JS खेहर ने कहा कि अगर दोनों पक्ष राजी हो, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष, तो वह कोर्ट के बाहर मध्यस्थता करने को तैयार है। 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नमाज के लिए मस्जिद अपरिहार्य न होने के फैसले को पुनर्विचार के लिए संविधान पीठ के हवाले करने से इनकार कर पूर्व फैसले को बहाल रखा। 29 अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जनवरी 2019 तक टली। फिर जनवरी 2019 में मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता कमेटी का गठन हुआ। न्यायमूर्ति FM कलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर और अधिवक्ता श्री राम पंचू शामिल किए गए। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता रिपोर्ट पर सुनवाई करने के बाद कहा, मध्यस्थता से नहीं सुलझाया जा सकता मसला। और 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में मंदिर मस्जिद विवाद की नियमित सुनवाई शुरू हुई। 6 अगस्त। फिर 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन में पूरी की मामले की सुनवाई। 16 अक्टूबर, यानी कि 6 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के हक में सुनाया। 9 नवंबर 2019, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट थे। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के हक में सुनाया फैसला। मस्जिद के लिए भी भूमि दिए जाने का निर्णय दिया। 5 फरवरी 2020 मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ और 19 फरवरी 2020 महंत नृत्य गोपाल दास को तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। दिसंबर 2010 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट के निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और बाद में अन्य पक्ष की। इस तरह से ये डेट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू।
हम्म, फैसल फरीद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के अपील। यहाँ पर एक वर्ड है ब्लू कॉर्नर नोटिस। ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब होता है कि कोई अगर किसी और कंट्री का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर जो कि अपराधी है रहता है, तो वहाँ पर तो उसके लिए जो भारत की जो राष्ट्रीय एजेंसी है NIA, वो इंटरपोल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो सुरक्षा से रिलेटेड, उसको नोटिस देता है। यहाँ पर इंटरपोल एक वर्ड आया, ये इंटरपोल। तो इंटरपोल क्या है? एक पुलिस संगठन है। इंटरपोल एक पुलिस का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा ये प्रदान करता है। इसका अगर हम मुख्यालय देखें, हेडक्वार्टर इसका देखें, तो वो है लियोन। हेडक्वार्टर इंटरपोल का लियोन जो कि फ्रांस में है। और अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होती है। 7 सितंबर 1923 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी और उसका जो मुख्यालय वो है लियोन, फ्रांस में। एक दिन में 37,000 से ज़्यादा नए मामले। 5 राज्यों ने बढ़ाई चिंता। खासकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश में 62% नए मामले आए। बहुत ज़्यादा, 62% नए मामले, 37,000 से ज़्यादा नए मामले। और बिहार, उड़ीसा, बंगाल व असम को संक्रमण रोकने के निर्देश सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। भारत में मध्य सितंबर में चरम पर पहुंच सकते हैं संक्रमण के मामले, सितंबर मध्य के बीच में। अभी 10 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है भारत में कोरोना, और 25,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी ने ये बात कही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। कोरोना काल में आया 1.5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश। जो कोरोना का काल है उसमें, जब से कोरोना हुआ है और लॉकडाउन वगैरह की स्थिति, तब से मतलब इंडिया में जो इन्वेस्ट हुआ है, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। यहाँ हम देखेंगे तो गूगल ने 13 जुलाई को $10 अरब के निवेश की घोषणा की। सुंदर पिचाई ने। वालमार्ट जो कंपनी है USA की, उन्होंने भी $1.2 अरब के निवेश की घोषणा की। फॉक्सकॉन ने भी, जो कि ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एप्पल के आईफोन से असेंबलिंग करती है। फेसबुक जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में $5.7 अरब की पेशकश की है फेसबुक। ये बाकी कंपनियां हैं, इन लोगों ने बहुत इन्वेस्ट करा और टोटल 1.5 लाख करोड़। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी। विवाहित बेटी भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के हकदार। ये मतलब
पंजाब और हरियाणा, जो कि चंडीगढ़ में कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने बेटे व बेटी के बीच भेदभाव की एक और दीवार को ढहाते हुए महत्वपूर्ण फैसला दिया। हालांकि ये फैसला हाई कोर्ट का है। कोर्ट ने कहा कि आजीविका का साधन न होने पर विवाहित बेटी भी पिता के स्थान पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी हासिल करने की हकदार है। पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल कश्मीर सिंह की मौत के बाद उनकी बेटी अमरजीत सिंह कौर को इस तरह का फैसला दिया गया है। यहाँ पर एक शब्द कहा गया है, अगर विवाहित पुत्र या पुत्री दोनों के पास ही स्वतंत्र रोजगार न हो तो वह एक ही स्तर पर आ जाते हैं। ऐसे में विवाहित पुत्री से भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार देता है। जस्टिस ने कहा कि पुत्र को आश्रित मानते हुए यह भी नहीं देखा जाता कि उसकी पत्नी के पास कोई रोजगार है या नहीं, लेकिन पुत्री को पति के रोजगार के आधार पर यह मान्यता दी जानी चाहिए। इस तरह का फैसला दिया उन्होंने। गुटबाजी और बिखराव से ग्रस्त कांग्रेस। ये राजस्थान में जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो आनाकानी चल रही उसी पर है ये पूरा आर्टिकल। जो भी लोग यूपीएससी मेंस और प्री की तैयारी कर वो अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। चीन की विस्तारवादी मुहिम का हिस्सा है गलवान घाटी की झड़प। पूर्वी लद्दाख को गलवान घाटी में हुई झड़प भारत और चीन के सैनिकों के अचानक आमने सामने आ जाने की वजह से नहीं हुई, बल्कि यह खूनी संघर्ष चीन की व्यापक विस्तारवादी मुहिम, चीन जो अभी विस्तारवादी नीति का मतलब अपना रहा है, उसी का ये एक हिस्सा मान सकते हैं कि उसने जिस तरह से ताइवान पर और जो उसके दक्षिणी भूभाग पर जो भी कंट्रीज है उसको इस तरह से विस्तारवादी नीति के तहत वो अपने में मिलाना चाहता है, वो उसी का नतीजा भारत भी था। बल्कि ये खूनी संघर्ष चीन की व्यापक विस्तारवादी मुहिम का हिस्सा है। दक्षिण एशिया में कई देशों के भूभाग पर चीन अपनी सैन्य ताकत के बल पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। दस्तावेजों के आधार पर अमेरिका की न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में जानकारी दी गई। पिछले महीने हुई हिंसा में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हरभजन के कहने पर पंजाब सरकार ने वापस लिया उनका खेल रत्न का नामांकन। पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न देने की जो बात कही थी और उसके लिए उन्होंने आवेदन दिया था, वो हरभजन सिंह से बात किए बिना ही उन्होंने लिया था। इस कारण उसको वापस सरकार ने ले लिया, पंजाब सरकार ने। अब राजीव गांधी खेल रत्न यहाँ पर एक शब्द है। राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है, मतलब खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड है। राजीव गांधी खेल रत्न की अगर हम बात करें तो ये 1992-93 में स्टार्ट हुआ, 91-92 के आसपास। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किया गया था। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में शुरू किया गया। सबसे पहले अगर ये अवार्ड किसको दिया गया पूछे तो विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के मास्टर कहलाते हैं, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और लास्ट ईयर 2019-20 में बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को यह अवार्ड दिया गया।
HCL को नई दिशा देगी रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा का देश की किसी भी सूचीबद्ध IT कंपनी की पहली चेयरपर्सन चुना जाना, IT पर्सन की पहली महिला अध्यक्ष। अगर हम इसकी बात करें, HCL टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसकी अभी ये चेयरपर्सन बनी, देश की सबसे धनी महिला। अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो रोशनी नादर देश की सबसे धनी महिला है। दुनिया की जो 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की जो सूची आती है फोर्ब्स, उस सूची में पिछले लगातार 3 वर्षों से शामिल है और लास्ट ईयर जो 2019 में 56वें स्थान पर ये काबिज थी। उन्होंने एक पर्यावरण से रिलेटेड भी संस्था है, द हैबिटेट ट्रस्ट। द हैबिटेट हो सकता है इस बार ये सुर्खियों में रहे। द हैबिटेट ट्रस्ट की संस्थापक है, जो कि पर्यावरण और भारतीय वन्यजीव जंतुओं के हितों की चिंता करती है, उसके बारे में सोचती है। और अब 9.9 अरब डॉलर यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपए की कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा की जिंदगी के और भी कई आयाम और मुकाम हैं, जिससे उन्होंने महज 38 वर्ष की उम्र में हासिल किया। ढाबे पर जूठन धोते हुए जिद दुनिया में चमकने की। सपनों को साकार करने में जुटा दिल्ली स्टेट साइकिलिंग चैंपियन का रजत पदक विजेता, जीतने का हुनर सिखा रहा 9वीं का छात्र। किनारे पर बैठकर समुद्र की गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए गहराई में उतरना पड़ता। जैसे दिल्ली में ढाबे पर बर्तन धोते हुए इस कम उम्र के लड़के को देखकर उसके हौसले को गहराई का पता नहीं लगता। हर एंगल से कैमरे में कैद होगा धूमकेतु न्यू वाइज। ये सुर्खियों में अभी इसलिए हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ इंडिया के सदस्य एमेच्योर एस्ट्रोनॉमिकल गुरुग्राम हरियाणा निवासी अजय तलवार ने बताया कि एस्ट्रो फोटोग्राफर्स के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है। 14 जुलाई को यह धूमकेतु, जिसका नाम है C2020F3 धूमकेतु, 14 जुलाई से यह धूमकेतु दिखाई दे रहा है और 5 अगस्त तक इसके दिखने की संभावना है। इस धूमकेतु को मार्च में खोजा गया था। दोबारा यह धूमकेतु 64 साल बाद 6,400 साल बाद देखने को मिलेगा। इन दिनों सूर्यास्त के बाद कुछ मिनट के लिए इसे देखा जा सकता है। धूमकेतु एस्ट्रोनॉट्स। नरसंहार के इतिहास को नए तरीके से बयां करेगा जालियांवाला बाग। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 19 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर है उसके पास हुआ था, जहाँ पर जनरल और डायर ने जनता पर गोलियां चला दी और कम से कम सरकारी रिपोर्ट के आधार पर हजारों लोग मर गए थे, 1000 के आसपास। और उसी 13 अप्रैल 1919 को यहाँ हुए नरसंहार, तो इसी को ये मतलब पर्यटन के रूप में बना रहे हैं अच्छे से। इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं और 100 साल की याद के कारण आज 19 जुलाई 2020 है। और 19 जुलाई का जो इतिहास है कि भारत के 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 51 साल पूरे हुए। आज ही के दिन 19 जुलाई 1969 में आज ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 14 सबसे बड़े व्यापारिक बैंकों
व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इससे पहले सिर्फ 1949 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही राष्ट्रीयकरण हुआ था। 85% बैंक जमा इसी का नियंत्रण था। और एक और इतिहास है आज 19 जुलाई का। 19 जुलाई 1949 में आज ही उत्तराखंड में स्थित जो टिहरी गढ़वाल रियासत थी, वो 19 जुलाई 1949 में उसका भारत संघ में विलय हुआ था। इस रियासत पर कलचुरी, चंद और शाह के वंशजों ने राज किया। ये राजवंश थे वहाँ पर। ब्रिटिश शासन के दौरान यह रियासत पंजाब हिल्स स्टेटस एजेंसी के अधीन थी। पहला क्रिकेट विश्व कप जीतने में रोजर बिन्नी की अहम भूमिका। ये इनका जो आज जन्मदिन है 19 जुलाई 1955 में, इस क्रिकेट ऑलराउंडर का जन्म बेंगलुरु में हुआ। भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन। अगर ये प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाला पहला एंग्लो इंडियन कौन था, तो रोजर बिन्नी। 1979 में पाकिस्तान के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में टेस्ट कैरियर की शुरुआत की। इमरान खान और सरफराज नवाज की गेंदों पर 46 रन बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया। 1983 में मदन लाल के साथ मिलकर धारदार गेंदबाजी से भारत को पहला विश्व कप दिलाया। कुल 27 टेस्ट खेले, 23 के औसत से 830 रन बनाए। वहीं 72 एक दिवसीय मैचों में 16 के औसत से 629 रन जोड़े। टेस्ट मैच में 47 और वनडे में 77 विकेट भी झटकी। Thanks friend watching this video.